आंसर्स आपको साथ में दिए हुए हैं, आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली मतलब 100% मैं कह सकती हूँ करेक्ट ही है। A two-digit number is such that product of the digits is 12. तो जब भी डिजिट वाला नंबर दिया जाता है आपको क्या करना होता है? लेट डिजिट एट टेंस प्लेस एट यूनिट्स प्लेस को हम ले लेंगे बाय। पहली इक्वेशन क्या बनती है? अच्छा नंबर क्या बनता है? ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। और इंटरचेंज मुझे दिख रहा है ना, तो इसका मतलब रिवर्स नंबर क्या होगा? 10y प्लस x। अब बताओ इक्वेशन पहली क्या बनेगी? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 12, xy इज इक्वल टू 12। अब सेकंड देखो, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स छोड़ दिया था, उस तक मैंने ये सारा हमारा सिस्टम बना लिया। उसके बाद कहा हुआ है व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर कौन सा हुआ? बताओ। दिस नंबर इज 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर। इसमें कितना ऐड किया हमने? 36। तो उससे क्या हुआ? द डिजिट्स इंटरचेंज, इंटरचेंज करके क्या नंबर बनेगा? 10y प्लस x। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या से मैं माइनस करूंगी? 9x माइनस 9y प्लस 36 इक्वल टू 0। सहज समझ में आ गया? यस मैम। अब बताओ ये एक्स वाई को हम कैसे यूज करेंगे? हाँ, तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या लिखूंगी उसे? 12 अपॉन एक्स, और यहाँ पर इसे पुट कर देंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बन सकती है। आपके एक्सर्शन रीजनिंग में ऐसा इक्वेशन था ना। ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इक्वेशन है। फर्क पड़ा, पता लग गया दोनों में? इक्वेशन अगर इस तरह सा कुछ दिया होता है तो वो इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जो क्वाड्रेटिक हो, लेकिन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ये एक्सप्रेशन अगर मुझे ये इक्वल टू 0 ना दिया हो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, लेकिन इक्वल टू 0 दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बन सकती है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो आपके पास आ ही गई। अगर ओरली भी सॉल्व करते हो तो आपके पास डिजिट्स बनकर आ गए, फैक्टर्स बन जाएंगे ना। +6 -2 क्लियर हो गया। अब इसको बाकी सॉल्विंग घर पे कर लेना, नेक्स्ट करो। ऐसे ही बस फटाफट से इक्वेशन बनानी है सेकंड वाले क्वेश्चन की। अब ये तो सारा ये खत्म हो जाता है। बात वही रहती है, जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन आता है ना आपके पास ओवरऑल बात यही रहेगी। digit at tens place, digit at units place. Product of digits is 35। डिजिट वाले क्वेश्चन में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, स्पीड वाले क्वेश्चन में, अगर वो कुछ इनिशियल वाले क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ ना कि अपने आप से पूछकर वो फॉर्म कर लो, अगर वो फॉर्म कर लेते हो इक्वेशन फॉर्म करनी बहुत ही आसान हो जाती है। एक्स वाई इज 12, 18 added to the number, the digits interchange their places। 10x plus y प्लस कितना नंबर ऐड किया है? 18, क्या बन गया? 10y प्लस x। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, हो जाएगा ना बच्चे सेकंड भी सॉल्व। सबसे ये होमवर्क लेके चलना, आज और कल में ये सारा सॉल्व कर लेना। कल टेस्ट पेपर भी अगर होगा, आज से चेक कर ही दूंगी, पेपर आपको मिल भी जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। A two-digit number is 7 times the sum of its digit। तो मैं लिखूंगी let digit at tens place is equal to x, digit at units place is equal to y। नंबर हो गया 10x प्लस y और रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x। क्या हो पेन से? राइट। अब पता नहीं मुझे क्या चाहिए, इसमें क्या लिखा है? अ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स। टू डिजिट नंबर क्या हुआ?
ओरिजिनल नंबर। वो कहता है 10x प्लस वाई किसके इक्वल है? 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 7 टाइम्स x प्लस वाई। एक इक्वेशन बन गई। एंड ऑल्सो इक्वल टू 12 लेस देन 3 टाइम्स। तो 10x प्लस वाई किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, और इससे क्या होगा? -12। समझ में आ गया? अब इसमें ये रिवर्स नंबर का केस यूज नहीं हुआ है ना, वो हमने रिवर्स निकाला, उसका कोई यूज नहीं था। पर इस एक क्वेश्चन के बेसिस पे बाकी सबके लिए नहीं कर देना है। यहाँ पे नहीं यूज हुआ तो वहां पे भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर नहीं यूज हुआ वो क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना कि रिवर्स नहीं लिखा हुआ कहीं भी, डिजिट्स इंटरचेंज नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप पहले पता है नहीं लिखोगे नहीं। अगर लिख भी दिया तो रहने दो, उसको कोई काम नहीं आने वाला, उसको प्लीज कट मत करना। कटिंग के वो बहुत अनटाइडी लगता है, उसके नंबर भी मतलब टीचर के दिमाग में वो हो जाता है कि क्यों कटिंग की हुई है। समझ में आ गई बात है? अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है उसको कट मत करो। व्हाइट कलर अलाउड होता है पेपर में? नहीं ना, हाँ बस नहीं करना। हाँ बिल्कुल, बोर्ड में भी फिर मतलब अलाउड नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा अलाउड, इसलिए बिल्कुल भी मत यूज करना। ठीक है ना? तो कटिंग्स कम से कम करनी है। कुछ लिख देते हो तो या तो पूरा क्वेश्चन, अगर आपको है कि मुझे रिवर्स नहीं था तो पूरे क्वेश्चन को कट करके नया करो। पहली बात, जब आप ये ऐसे 7 करते हो ना, फिर इसको कर देते हो कि अच्छा नहीं नहीं ऐसे था, फिर इसको ऐसे कटिंग करके ये 7 को 6 लिखा हुआ है, फिर उसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिखते हो, ये करके ऐसे मत करो। इस पूरी क्वेश्चन को काट दो और दोबारा से लिख दो। और इसी चीज की कोशिश करो टेस्ट पेपर में कटिंग कम से कम हो। और वो हो जाती है, कम कब होती है? जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो गलतियां होनी ही है। ये आ गया? एक्स किसके इक्वल आ गया? 2y। अब बस आपने क्या करना है, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे 2y कर दो, या y को x/2 को पुट कर दो। ठीक है? 10x प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x इंटू x/2 -2। क्लियर हो गया बच्चे सबको? राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे वाले क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अगेन इंपॉर्टेंट है। राइट, ये सॉल्व तो हो जाएगा ना? अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है ना, या आपको क्लॉथ वाला क्वेश्चन दिया जाएगा कि कुछ मीटर क्लॉथ खरीदा है कुछ रेट पर, अगर इतना बढ़ा देते तो इतना कम खरीद जाते या इतना प्राइस बढ़ जाता, वैसा दिया होता है ना, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपको पर बुक, पर पर्सन और पर मीटर ऐसी चीजों के बारे में सोचना है कि एक, अगर हम एक पर्सन के बारे में या एक यूनिट के बारे में बात करेंगे तो कॉस्ट क्या बनकर आएगी। ठीक है? सबसे इजी ये है, शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर ₹80। कुछ बुक्स खरीदी, और कुछ बुक्स अगर खरीदी है, नंबर ऑफ बुक्स को हमने ले लिया, लेट द नंबर ऑफ बुक्स एज x। अब कुछ बुक्स है तो उनका पर रेट भी होगा ना, पर बुक प्राइस होगा। प्राइस पर बुक को ना, अगर तो मैं दो इक्वेशन बनाती हूँ तो प्राइस पर बुक को मैं ले लूंगी y, और अगर 80 रुपीज दिया हुआ है तो उसको कैसे यूज करेंगे? प्राइस पर रुपीज, पर बुक है ₹y। एक बुक आती है y रुपीज में, और हमने x बुक्स खरीदी है। 10 रजिस्टर खरीदते हो, हाँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 80। अगर देखो एक्स वाई कंफ्यूज करता है ना, नंबर ले लो कि मैं कल दुकान पर जाके 10 रजिस्टर्स लेके आ रही हूँ, 10 रुपीज का एक रजिस्टर है, कितने प्राइस दूंगी मैं दुकानदार को, बिल कितना बनेगा? 100 रुपीज। तो उस चीज पर लेकर आओ। क्लियर हो गया? ऐसी सिचुएशन में कभी भी एक्स वाई, और बहुत आम बात है इसमें, मैं ये नहीं कहूंगी ऐसे कैसे कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज करता है। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन दिमाग में आती है, गो विद एक्चुअल नंबर्स। ठीक है? कोई भी एक सिचुएशन लो, और अगर इसी को, इफ आई वांट कि मैं इसको एक्चुअल में एक सिंगल वेरिएबल के साथ शो करूं, तो प्राइस पर बुक कितनी हो जाएगी? ₹80/। हफ्ता तो लगेगा, कल करवा दूंगी, अब ये करने दो। नहीं पेपर कब है? तब तक तो करवा दूंगी आराम से, हो जाएगा आराम से। क्यों? एपी तब तक तो करवा दूंगी आराम से। तुम्हारा एपी आएगा और तुम्हें कोऑर्डिनेट आएगा, स्टार्ट भी आएगा।
एपी तक तो मैं आराम से करवा दूंगी, एपी तो स्पीड अप करके, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। 3 4 5 दिन तो लगाओ उसमें, फिर मैं टेस्ट नहीं लूंगी कोई भी। हाँ, 2 घंटे क्लास ले लेती हूँ, संडे को बुला लेते क्लास के लिए। संडे आना है क्लास के लिए, संडे कर लो। ठीक है ना, सैटरडे तो है ही है, संडे कर लो, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, मतलब एपी हो जाएगा। उसमें कोऑर्डिनेट भी मैं करवाई दूंगी। हाँ, नहीं, सैटरडे अच्छा चलो याद है, बच्चों बातें करनी ना कम करें। एक्स वाई हो गया 80, ठीक है, तो 80/x आ गया। अब इसमें दूसरी सिचुएशन क्या दी है कि अगर इफ ही हैड बॉट 4 more बुक्स, कितनी बुक्स खरीदी उसने, एक्स, तो अब x+4 हो जाती, प्राइस पर बुक कितना हो जाता, 80/x+4। तो प्राइस पर बुक ना 1 रुपी कम होता। तो ये देखो, ये सिचुएशन समझ में आ रही है। पुराना प्राइस क्या था, 80/x पर बुक। नया प्राइस क्या है, 80/x+4। दोनों प्राइसेस पर बुक का डिफरेंस क्या है, 1 रुपए। नंबर ऑफ, कितना अमाउंट है ये है, ये टोटल 80 रुपए में तुमने कुछ बुक्स खरीदी, कितनी बुक्स खरीदी, एक्स, तो प्राइस पर बुक कितना हो गया, 80/x। ठीक है, उसके बाद नया प्राइस क्या था, नई बुक्स का नंबर क्या था, x+4। तो इसका मतलब नया प्राइस जो पर बुक तुम्हें पड़ा, वो क्या हो गया, बल्क परचेज में होता नहीं है कि इफ आई बाय 10 थिंग्स, वो 90 रुपीज के दे देता है। तो आपको पर बुक कहते हैं ना, पर रजिस्टर 9 रुपीज का गया, पर पेन 9 रुपीज बन गया। तो वो चीज है। तो जब हम बल्क में चीजें बाय करते हैं, तो इसका मतलब कि कुछ प्राइस पर में खत्म हो गया, आपको एक्चुअल अमाउंट तो बना ही है, आपका 80 रुपीज तो उतना ही रहेगा। ठीक है, पर प्राइस में। घर में भेज दूंगी सारा। ठीक है, डेट वाइज लिखा हुआ है इसके बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट वाइज सारा डाला हुआ है। और कुछ 2 3 रहती होंगी, वो मैं आज रात में अपडेट करूंगी, अभी नहीं, अराउंड 11 बजे के बाद मैं कर दूंगी आके, मुझे जाना है कहीं पर। 80/x - 80/x+4 = 1, ये आ गया। क्वाड्रेटिक में जैसे आपको सॉल्व करनी सिखाई नहीं इक्वेशन सारी, वैसे ही होंगी सॉल्व। हाँ, एलसीएम लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करोगे, आपका आंसर 16 आ जाएगा। अब इसी के बेसिस पर कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, और मैं देखती हूँ उसमें कौन से क्वेश्चन करवाऊँ आपको। एपी ना आप लोग की हिम्मत पे डिपेंड करता है, जितनी जल्दी तुम स्पीड से कवर कर रहे हो ना, मुझे लगता है एपी तुम्हारी जल्दी कवर हो जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला 3 फॉर्मूलाज है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर। पूरी 10th ही तो मतलब, तभी तो कहा है बहुत ही लिमिटेड। और जैसे 9th में तो बहुत ही बात है ना, रैशनलाइज करो कुछ करो। 10th में मजा आएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री आगे करोगे। और अभी क्या है कि अभी नई चीजें सीख रहे हो, वो कंफ्यूजिंग लग रही है, वो घूमती रही है दिमाग में। अब सितंबर आने दो, सितंबर में ना चीजें फिगर आउट होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो नहीं सीख रहे, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, पॉलिनॉमियल्स हो गया, एक ही तरह की बात बार बार चलती जा रही है। मैं बात अब तो मैंने पॉलिनॉमियल्स में कुछ नहीं किया, पूरा घुमाया है, हर एक चीज को बार बार मैं घुमा रही हूँ। अच्छा मैं समझ गई, चलो जाओ। पॉलिनोमियल्स में आप घूमते हो एक ही चीज में, इक्वेशंस भी वही तरह की है, एंड में बनती वही है, पर हर चीज इक्वेशन दी हुई है अलग से। ये विद प्रैक्टिस ही आएंगे। चलो जल्दी करो बच्चे, कल एक ही स्टार्ट करनी है ना फटाफट से। संडे को क्लास में आपकी रख लूंगी, संडे को अर्ली ही रखूंगी, 12 o'clock। ठीक है, 11 to। कल क्यों साइंस क्लास नहीं है, उनकी तो है ना मैं तो एक्स्ट्रा टाइम लगा लूं, उनकी क्लासेस होती हैं। कल सैटरडे है ना। 10th बहुत जल्दी पास होती है, 10th इज वन टाइम जो आपको लगता नहीं है। और सच में कह रही हूँ, 10th लगता है कि बाद में कर लोगे, ऐसा ही है 10th का। चलो करो बच्चे, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन स्टार्ट करो। 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मैं देखने वाली थी कि कौन से क्वेश्चन करवाऊँ आपको मैं।
इसमें ना हमेशा आपने जो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था ना, नंबर लीनियर इक्वेशंस में आप सोचते हो एक्स और वाई क्या है, उसके यहाँ पर आपको जब भी आपको कुछ ऐसा दिया होगा ना, डिविजन का क्वेश्चन होगा, 6500 को ना इक्वली डिवाइड किया हुआ है कुछ नंबर ऑफ पर्सन में। नंबर ऑफ पर्सन को आपने एक्स ले लिया, हाँ, पर पर्सन शेयर निकाल लेना है। ईच शेयर कितना मिला होगा सबको, 6500 बाय एक्स। ठीक है। अब एक और सिचुएशन दी होगी कि अगर नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, एक्स प्लस 15। पहले कहते थे एक्स प्लस एक्स पर्सन है, अब कहते हैं एक्स प्लस 15 पर्सन है। तो अब बताओ हर एक को कितना मिलता, वो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से नहीं, जो हमारा हो जाएगा 6500 ऑफ एक्स प्लस 15। अब देखो उसने कहा है ईच वुड हैव गॉट 30 लेस, तो इस सिचुएशन में सबको 30 रुपए कम मिले हैं। एक ही वेरिएबल में बनाई है ना, अगर तुमने दो में बनानी है तो एक्स पर्सन है, वाई रुपीज पर पर्सन, तो तुम्हारा होता है एक्स प्लस 15 और वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 6500, और यहाँ पर भी होता है एक्स वाई 6500। द ओनली प्रॉब्लम इज कुछ टीचर्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है आप 6500 बाय एक्स पे ही जाओ, वो पेपर में तुम्हारा कट कर देंगी। अब बोर्ड में होता है कि नहीं होता वो मुझे नहीं पता, पर पेपर में कहेंगी नहीं, ये नहीं करना। वो कर चुकी हो ना इसलिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को सॉल्व कर लोगे। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट वाले पे, इसको सॉल्व कर लेना घर जाकर आराम से। चलो आओ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय ऑफ पर्सन ऑन टूर इंक्रीजिंग द लिस्ट बाय एंड 10 बुक्स लेस। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस इसको एक बार समझ लो। लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2, अ पर्सन कैन बाय 2 मोर टॉयज फॉर 360। क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, एक्स ले लिया, टोटल अमाउंट कितना खर्च कर रहा है वो, 360। तो पर टॉय कॉस्ट क्या होगी, प्राइस 360 बाय एक्स। अब वो कहता है कि अगर ₹2 से कम कर देता तो कितने और टॉयज खरीद सकता है, 2 मोर टॉयज है। प्राइस कम हुआ, हमने नंबर ऑफ टॉयज एक्स लिया है, प्राइस नहीं लिया। हाँ, तो अब वो होता 360 बाय एक्स प्लस 2। मैं नंबर ऑफ टॉयज को लिया बच्चे एक्स, 2 मोर टॉयज। ठीक है ना। अब 2 मोर टॉयज से कॉस्ट जो है पर टॉय कम हो जाएगी, माइनस कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 2। बस वैसी वाली सिचुएशन बनेगी। अब मेरे पास ना जब एक आईसीएसई की बच्ची थी, वो कहती मैम सब कुछ समझ में आ जाता है, ये माइनस पहले कौन सा रखना है वो समझ नहीं आता। 360 बाई एक्स है, 360 बाई एक्स प्लस 2, मुझे समझ नहीं आता, 2 लेस 2 मोर नहीं समझ में आ रहा। तो सिर्फ इतना कहा था, फ्रैक्शंस में जाओ, एक्स प्लस 2 बड़ा है या एक्स बड़ा है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 2 बड़ा है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा नंबर हो जाएगा। x plus 2 is a bigger denominator than x. न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। आप रुपीस की बात कर रहे हो तो 360 बाई एक्स बड़ा होगा, यहाँ पे प्लस 2 आना चाहिए। ठीक है, 360 बाई एक्स बड़ा है, 360 बाई एक्स प्लस 2 छोटा है। दोनों को माइनस करोगे, 4 माइनस 2 करोगे तो आंसर प्लस 2 आएगा या माइनस 2, प्लस 2। तो वो कहती थी किसको पहले लिखना है और साइन कैसे आएगा मुझे समझा दो। तो मैंने कहा था अगर आपने इस नंबर को प्लस में, बड़े वाले नंबर को पहले लिखा है तो यहाँ पे प्लस 2 आएगा, छोटे वाले को पहले लिखा है तो माइनस 2। बात समझ में आ गई है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आपके पर टॉय पर पर्सन उसी पे बेस होते हैं, तो इसको उसी तरह से सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप खुद कर सकते हो। नहीं, क्वेश्चन 9 मैं करवा दूंगी बाद में, क्वेश्चन 10 पहले करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद, हाँ, ये नहीं करने, 2 दिन लगातार करवा दूंगी, एपी के तुम्हारी 2 एक्सरसाइज तो आराम से हो जाए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है एपी। पिछली बार हालांकि लंबी खींची थी, पर उससे पहले बहुत जल्दी हो गई। तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी स्पीड फिर भी ठीक है। क्या प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, सितंबर तक आके लगेगा इजी है।
सितंबर तक आके ना आपका होल्ड हो जाएगा। अभी इजी क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और एक सब्जेक्ट नहीं है, कितने सब्जेक्ट है? 5। सब में कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं इजी इजी करके। वो सब कह रहे हैं ना इजी है, हिस्ट्री इजी है। 10th के कंपैरिजन में, 9th के कंपैरिजन में 10th बहुत इजी है सच में। अच्छा, आई डोंट नो, चलो आओ, मैथ बहुत इजी है सच में। और इतनी ही स्कोरिंग है, उतनी ही स्कोरिंग है। 95 प्लस अगर ढंग से पढ़ते हो ना, आई कैन अश्योर यू 95 प्लस कहीं नहीं गए। ढंग से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, होमवर्क पूरा करके आओ, असाइनमेंट्स जो मैं दे रही हूँ वो सब कर लो। 95 प्लस सच में कहीं नहीं गए। सिर्फ रेगुलर रहो, क्लास कोई मिस नहीं करनी, रेगुलर पढ़ रहे हो, होमवर्क करके आ रहे हो, जो टेस्ट दे रही हो वो करके आ रहे हो, प्लस जो आपको मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ उसको रेगुलरली पढ़ रहे हो। एक्स्ट्रा फिर बाद में जब मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी, बहुत मटेरियल बहुत मिल जाएगा। अभी मैं बुछार नहीं कर रही हूँ मटेरियल की, ये भी करो वो भी करो। सच में कह रही हूँ, इतना है कि मैं बुक दे दूंगी, आरडी शर्मा ले लो, उसको करना शुरू कर दो। अभी जितना लिमिटेड है ना अपने दिमाग को, उतना ही करने दो, उसको ही अच्छे से कर लो, ताकि क्वेश्चंस याद हो जाए हमें, हमें मटेरियल या समझ में आना शुरू हो जाए। उसके बाद जितना मर्जी प्रैक्टिस करते रहो, आपको इतना कुछ मिल जाएगा, स्कूल से बुक्स मिल जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा बुक ये पढ़ रहा होगा, कोई वो पढ़ रहा होगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है? मटेरियल मार्केट में ना अनलिमिटेड है, बहुत ही कुछ है। ऑनलाइन सर्च मारोगे कुछ ना कुछ खुलता ही रहेगा हर किसी का। ठीक है, इतना मर्जी नहीं। किसने की मॉडर्न एबीसी, किसने बताई? मेरे पास है शायद, पता क्या है? अब बेटा सारी ही अच्छी है, मॉडर्न मेरे पास है शायद ये। आर एस अग्रवाल तो है, यहाँ पे पड़ी हुई है, अंदर रखी हुई है बुक मैंने। ठीक है। तो मुझे कोई बुक बताते थे ना, तो मैं हर बार हर बुक मंगवा लेती हूँ, तो मेरे पास पड़ी है अंदर वाली मार्क उसमें होगी, अलमारी में ना। तो कुछ नहीं है, तो मैं मॉडर्न वाली भी दिखा दूंगी, स्पेक्ट्रम थी मेरे पास, वो भी है। राइट? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, अभी मत करो। उसके बाद चाहिए होगी तो मुझसे ले जाना। ठीक है? अभी जितना मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल, इतना तो कर लो। आई सीरियसली नो, एक बार ना हम लोग जब वी वर इन कॉलेज ना, तो हम मैम के पास जाके पूछते, तो एक मैम की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैम ये भी कर ले, मैम इतना कर ले, काफी है। मैम कहते जितना तुम्हारी बुक में है तुमने उतना कर लिया? हमने कहा नहीं। कहते पहले उतना तो करके आओ। कहते आप एक्स्ट्रा पे जाते हो, आप क्यों नहीं उसको कर लेते पहले पूरा? हम कहते मैम ये कर ले, मैम ये वाली बुक ले ले, मैम ये बुक ले ले, तो काफी होगा। हम कहते पहले एक बुक तो कवर करो, विच इज वेरी ट्रू। आप एक चीज पर स्टेबल रहो, उतना कर लो। कंफ्यूजन के लिए दिमाग में बहुत कुछ कोई बोलेगा। जो ये सारे ज्ञान की बातें हैं ना, सब ज्ञान फ्री में बढ़ता है ना, वो सब देते हैं जो फ्री वाला ज्ञान होता है। आपको मैं सच में कह रही हूँ, जितना मटेरियल मैंने दिया है ना, उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लो, वही नहीं हुआ होगा तुमसे अभी तक। ठीक है ना? इसलिए और पे मत भागो। इतना कर लोगे ना, वो और सारा हो जाएगा। अब ये मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। A person on tour has 4200 for its expenses। अगर वो टूर को 3 days से एक्सटेंड कर देता है, डेली एक्सपेंसेस को 70 से कट करना पड़ेगा। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर कितनी है? नंबर ऑफ डेज को क्या ले लोगे? एक्स। तो पर डे ₹4200 है, तो पर डे वो कितना खर्च कर रहा है ना? हाँ। और उसके बाद अगर उसने अपने टूर को कितने दिन बढ़ाना है, x+3, तो कितना खर्च करेगा वो? दोनों में डिफरेंस क्या है? 10 बन गई इक्वेशन। अगर डिपेंड करता है, आपने अगर कम कर दिया, जल्दी आ गए वापस। ठीक है? उसने टूर को एक्सटेंड किया, तो पर डे उसको कम करना होगा। मान लो उसने कहा कि टूर को मैं, देर आर पीपल हु डू नॉट शो अप फॉर अ पिकनिक। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है दैट सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वर टू सपोज टू गो फॉर अ पिकनिक, लास्ट वेकेशन पर, लास्ट डे पर सर्टेन पीपल डिड नॉट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट शो अप, तो बाद वाली जो पर पर्सन कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो बाद वाली कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना? दैट डिपेंड्स। हाँ जी। किससे? कहाँ जाऊंगा? मेरा बैग पड़ा है, उसमें उसी का फोल्डर एक पड़ा होगा, सुन ले, उसमें से निकाल ले, उसमें से। हाँ, उसमें से निकाल ले। तो चाह ना यार। क्लियर हो गया बच्चे ये सबको? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। ठीक है? तो इसको मैं बाद में करवा दूंगी।
अब आ जाओ इसका नेक्स्ट वाला, ये डिलीट कर दो। जो नेक्स्ट वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि वो बोर्ड्स में भी आ चुका है। अब दोबारा बोर्ड्स में आए या नहीं आए ये नहीं मुझे पता, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में टर्म 2 में केस स्टडी बनकर आया था, ठीक है। और मेरे साथ एक वो बहुत बड़ा जिंक्स है कि जिस चीज को मैं बोलती हूँ ना पेपर में नहीं आएगा, वो पेपर में जरूर आता है। तो मैंने कहना बंद कर दिया कि पेपर में नहीं आएगा, बिकॉज इसका ना डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। मैंने कहा ये इतना डिफिकल्ट है, ये नहीं आएगा, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत लंबी थी इसकी। और उसका इजी वाला पार्ट जो है वो आ गया, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इन अ रेक्टेंगल, इसमें लिखा हुआ है द इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 by 40 a rectangular pond has to be constructed so that area of the grass surrounding the pond would be 1184 square meters. ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके बीच में पॉन्ड बनाना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे बनाया गया है रेक्टेंगल ऐसे, और ऐसे ही सेंटर पे पॉन्ड, ठीक है। और रेक्टेंगल जो दिया हुआ है वो 50 by 40 है, नहीं लॉन दिया हुआ है 50 by 40। हमें इस वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस नहीं पता, ठीक है। और ये पता है कि जो इसके पॉन्ड के आसपास ग्रास वाला एरिया बनाओगे वो 1184 स्क्वायर मीटर्स होगा। तो इससे हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है पॉन्ड की। तो टोटल एरिया पता है ना कितना होगा? लॉन का एरिया कितना है? 50 इंटू 40, 2000। ये तो आपको समझ में आ गया। ग्रास का एरिया कितना है? 1184। तो ये बता सकते हो पॉन्ड का एरिया कितना है? दोनों को माइनस कर दिया, 8 to 60, 6 आ गया, 1 आ गया, 816। अब मुझे बताओ जो पॉन्ड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी? आपके एक का क्वेश्चन है तो 9 पे लिख क्या तो 10 पे लिख क्या? अब मुझे बताओ ये चीज आपने 8 में की हुई है, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अगर ये डायमेंशन पूरी 50 है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? हाफ नहीं होगी। यहां से आपने ले लिया, एक्स अंदर लिया है, और यहां से भी कितना होगा? एक्स, क्योंकि सेंटर में रख रहे हो। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 2x। ऐसे ब्रेड कितनी होगी? 40 माइनस 2x। बस इसमें यही एक कॉन्सेप्ट था जो बच्चों का थोड़ा बहुत रिवाइज मतलब करवाया था, डिफिकल्ट वाला नहीं कहा था, बट द ओनली थिंग दैट स्टेड वाज कि मैं ये नहीं आएगा और पेपर में आ गया था। ठीक है, तो इट विल बी 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 816। आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यही एक क्वेश्चन फोटो फ्रेम के साथ भी आता है, ठीक है। वो केस स्टडी है जिसमें फोटो फ्रेम दिया हुआ है कि ऐसे एक फोटो फ्रेम है और उसके अंदर पिक्चर लगाई जा रही है ऐसे बिल्कुल सेंटर पे। तो आपको बताना है कि पिक्चर की डायमेंशन क्या है। सेम इसी में, मतलब वो -2x का कॉन्सेप्ट रहेगा, या अगर आपको अंदर की डायमेंशन दी हो तो +2x होगा। समझ में आ गया? अगर ये मान ले 50 अंदर दिया होता, 50 + 40 दिया होता, तो ये बाहर वाली होती 50 + 2x, 40 + 2x। समझ में आ गया ना? इतना चीज बस इतना ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई वी से एग्जाम्पलर का सेम टू सेम केस स्टडी आ गया। और ये जो चीज आपने की हुई है 9th में कहीं नहीं सिखाई हुई आपको, ये डिलीट हो चुका था, 9th में नहीं सिखाया गया था, लेकिन ये आपके लिए 8th में था। 8th के वर्कशीट में मुझे पता है एनसीईआरटी में था। ये रेक्टेंगल एक प्लॉट ग्राउंड है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया, कुछ ऐसा था ये। क्लियर हो गया? इसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, चलो। उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करवाऊंगी, उसके सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, 2-3 हो जाएंगे।
ऑलमोस्ट वही स्पीड के फॉर्मूला ही है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है 10th में आफ्टर सर्टेन टाइम ना प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि पता होता है कि अब ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा। मुश्किल बार बार जो आएगी ना वो टाइम एंड वर्क वाले में, टाइम स्पीड में होगी, जिसको एक दिन आपको याद ही करना है, मतलब एक बार ही दिन में एक बार रिवाइज करना है पेपर से पहले, और अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 करो। A train travels at a certain average speed a distance of 54 kilometers. 54 किलोमीटर एक एवरेज स्पीड है, उस पे कवर किया। फिर 63 किलोमीटर कवर किया, देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट ट्रिप। पहले की स्पीड क्या थी? x किलोमीटर पर आवर। लिखो लेट द ओरिजिनल स्पीड, ऐसे मत करना ओरल क्वेश्चन को, वहां पर लिख देना लेट द ओरिजिनल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा फोकस होता है इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या है? x+6। हमेशा आपको मैंने कहा था ना, स्पीड दी हुई तो वेरिएशन दी होगी, कम कर दी, बढ़ा दी, छोड़ दी, ज्यादा कर दी, ठीक है ना, और उस स्पीड से फर्क आएगा टाइम पर। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 54 किलोमीटर कवर किया है x की स्पीड पर और 63 कवर किया है x+6 की स्पीड पर, और ये करते हुए उसको कितना टाइम लगा? 3 घंटे दोनों तरह से। हाँ, तो टाइम बता सकते हो यहाँ पे कितना लगा होगा? ये किलोमीटर है डिस्टेंस और ये स्पीड है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना लग गया? 54 अपॉन x आवर्स। और दूसरे वाला टाइम क्या हो गया? 63 अपॉन x+6। सहज, पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम लेते ना मुझे महक याद आती है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सहज, अब आगे समझ साइंस के डिस्टेंस के क्वेश्चन? यस मैम। है ना, तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल वैसी लगती है। 63 x+6 दोनों को करोगे, टाइम जो हो जाएगा इट विल बी 3 आवर्स प्लस टोटल टाइम लगा ना 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। जर्नी मीन्स दोनों डिस्टेंस। हो गया इतना, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वो भी वही आ गया, वही सेम है। 2 बार लिख दिया, नहीं नंबर चेंज किए हैं, मे बी एक एग्जाम्पलर का होगा, एक किसी और बुक का होगा। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 करो, उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करवाओ। तो 16 की जगह ना वो कर लो, 17 करो, अब पता लगेगा क्यों 17 कह रही हूँ। A train traveling at a uniform speed for 360 kilometers would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 kilometers per hour more. Find the original speed. कुछ समझ नहीं आएगा, लास्ट वाला लाइन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? हाँ, let the original speed x। कभी कभी ना क्वेश्चन इतना स्ट्रेस में पढ़ते हैं, माइंड ब्लैंक हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आता, तो कीवर्ड्स को पढ़ो। स्पीड निकालनी है, अपने आप को हिंदी में समझाओ, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड को क्या ले लोगे? x। फिर इस स्पीड के साथ वेरिएशन दी होगी, क्या वेरिएशन दी हुई है? स्पीड वॉज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? x+5। फिर डिस्टेंस देखो, क्या डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें? 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ही होगा ना। यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed was 5 किलोमीटर पर आवर more। तो अब मुझे बताओ, अगर वो x की स्पीड पर चलती है तो टाइम कितना लेगी? और इसका यूनिट क्या होगा? आवर्स। अगर न्यू स्पीड पर चलती है तो टाइम क्या होगा? हाँ, और ये यूनिट क्या होगा? आवर्स। अब दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है? माइनस नहीं, वो नहीं सोचो, दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है? 48 पर क्या दिया हुआ है? मिनट्स। 2 आवर्स को माइनस करके मिनट्स कैसे कर सकते हो? देख, बड़ा कौन सा नंबर होगा? जब स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये टाइम कम है ना, तो 360 अपॉन एक्स माइनस, तो ये करेंगे, ये जो नंबर यहाँ पर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब गलती क्या होती है, यहाँ पे हम 48 लिख देते हैं, लेकिन
48/60 करना है, क्योंकि सबको हमने आवर्स में लेके आना, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन करवाया था, वहां पे 3 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 48 मिनट्स दिया है। समटाइम्स दे से 3 आवर्स 48 मिनट्स, 1 आवर 48 मिनट्स, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 148/60। क्लियर हो गया इतना? आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसी वर्कशीट में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। ये वाली वर्कशीट तो मैंने कोशिश की थी सारे मतलब क्वेश्चंस डाल दूं जो एक्स्ट्रा इधर उधर भी हैं, और एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो बाद में करवा दूंगी कभी। चलो नेक्स्ट है, ये क्लियर कर रही हूँ बोर्ड में सारा। अब है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो जैसे हम डिजिट्स वाले क्वेश्चन में करते हैं ना, मैंने आपको 4 स्टेप करवाए हुए हैं, वैसे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में वही करना। मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है। A motorboat whose speed is 18 किलोमीटर in still water। ये जब still water stream लिख गया ना, अगर तो दोनों में से एक दिया हुआ है नंबर, जैसे यहाँ पर मुझे दिया हुआ है मोटर बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर, एक स्पीड दे दी, दूसरी स्पीड निकालने को कहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वाड्रेटिक का। और पहली चीज तो आपने सपोज करनी है, लेट द स्पीड ऑफ, जो निकालना है, कभी ये बोट भी हो सकता है, कभी ये स्ट्रीम भी हो सकता है, तो स्ट्रीम है तो मैंने लिख दिया x किलोमीटर पर आवर। let the speed of the stream is x kilometers per hour। क्लियर हो गया? अब बोट की स्पीड क्या है 18। अब करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ गया ना, तो आपने हमेशा पहले बताना है स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी और स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगी। हाँ, तो इसके लिए मैंने आपको ये सिखाया था, तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, गोइंग अप, तो वो होता है अपस्ट्रीम। चढ़ना मुश्किल होता है या उतरना? हाँ, तो चढ़ना मुश्किल है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, तो स्पीड माइनस होती है, क्योंकि क्या हुआ, ये देखिए स्ट्रीम है, ये जा रही है इसी डायरेक्शन में, स्ट्रीम ने ऐसे ही जाना है दोनों केसेस में, झरना बह रहा है। अब तुम नीचे खड़े हो, यहाँ पर बोट यहाँ पे है, तो बोट को जब अप जाना है तो वो हो गया अपस्ट्रीम, तो इसमें बोट माइनस स्ट्रीम होता है। अब तुम्हारी बोट ऊपर है, ठीक है, तुम्हें भी नीचे आना है, दिस इज बोट, ये स्ट्रीम, तो अब वो बिल्कुल स्पीड से नीचे आएगी, तो क्या होगा v+c, मतलब नीचे उतरते हुए मोमेंटम मिलता है ना, और ऊपर चढ़ते हुए आपको फ्रिक्शन मिल रही है, फ्रिक्शन आपको स्लो डाउन कर रही है, मोमेंटम आपको आगे धकेल रहा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ इस तरह से। ये अब ये मीटर पर सेकंड भी होता है और किलोमीटर पर आवर भी। हाँ, हमेशा पहले आएगी, हमेशा पहले आएगी, क्योंकि चढ़ रहे हो ना, डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अगर अपस्ट्रीम है तो डिस्टेंस कवर ही नहीं होगा। अगर बोट की स्पीड है, धक्का ज्यादा लग रहा है, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आप आगे बढ़े हो, इसका मतलब आपका इंजन पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्ट्रीम। ठीक है, अगर हमारा मूवमेंट हुआ है तो मतलब हमने धारा धक्का मारा है, फ्रिक्शन कम है, हमारा जोर ज्यादा है। ठीक होगी बात ये? अपस्ट्रीम क्या आ गई, देखो यहाँ से बोट माइनस, बस इसमें ध्यान ये रखना होता है, आदत क्या होती है x-18 कर देते हैं, वो मत करना, और कभी ऐसा कर भी दिया ना आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जब ऐसा इक्वेशन हो कि आपको लग रहा है सही किया हुआ है, आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है, कि नंबर्स भी सेम बन रहे हैं, बस आंसर नेगेटिव, जैसे ये वाला इक्वेशन बन जाती है 2x² + 5x + 7, फैक्टर्स बन रहे हैं आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपने प्लस माइनस की गलती की हो इसको लेने। ठीक है, क्योंकि वही x-18 करना है, वही 18 - x है, कहाँ 18 - x² होना चाहिए फॉर्मूला में, और कहाँ आप x² - 18² कर रहे हो, तो वही प्लस माइनस की गलती में ना आपकी इक्वेशन के फैक्टर सही से बनकर नहीं आएंगे, प्लस माइनस की उसमें भी एक कंफ्यूजन रहेगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 18 - x किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी
18। अब इसमें प्लस एक्स लिखो या माइनस, मतलब x प्लस 18 करो या 18 प्लस एक्स, दोनों बात सेम है। ठीक है। अब हमेशा आपको इसके बाद ना टाइम डिफरेंस दिया होगा, वो 1 घंटा ज्यादा ले रही है, ऑफ कोर्स अपस्ट्रीम में ज्यादा लेगी। स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस आपको पता है कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 24 किलोमीटर। तो पहले बताओ टाइम अपस्ट्रीम कितना लगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज अगर आप समझ गए ना, आपको सच में कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि हमने टाइम निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। टाइम डाउनस्ट्रीम कितना लगा। अब हमेशा आपको टाइम का डिफरेंस दिया होगा जो आपको निकालना है। टाइम का डिफरेंस है 1 आवर मोर, मुझे पता है अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होगा, जो मर्जी कह लो, प्रैक्टिकली भी चलोगे। हाँ, तो 24/18 - एक्स ना, समटाइम्स इट हैपेंस मैं 18 प्लस एक्स पहले लिखकर ऐसे लिख दूं, ये माइनस कर दूं वो प्लस कर दूं, तब भी आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, गलती ये बहुत आम है, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, क्यों हो गई, हो जाती है, तो अपनी गलती को स्पॉट करने का आपको समझ में आया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही करूँ वहां पर। ठीक है, कहीं भी बैठे हो किसी सिचुएशन में, आपको अपनी गलती स्पॉट हो जाना क्वेश्चन में, आपके लिए बहुत आसान है, कैलकुलेशन में गलती क्या हुई है। हाँ हाँ, तो फ्लैक्शन कम नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। हेलो। नहीं नहीं, क्लास है, 15 20 नहीं, 10 मिनट और। वो है मम्मी के पास, ले लेना। हाँ हाँ ठीक, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो हद से हद इसमें डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में आपको डिस्टेंस अलग अलग दिया जा सकता है, लेकिन बताया जाएगा कि टाइम किसमें ज्यादा कम लगा है। ठीक है, यहाँ पे तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, हो सकता है आपको डिफरेंट डिस्टेंस भी दिया सकता है कि अपस्ट्रीम इतना गया, डाउनस्ट्रीम इतना गया, लेकिन अपस्ट्रीम में कम टाइम लगा या डाउनस्ट्रीम में टाइम डिफरेंस इतना है, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसका एक क्वेश्चन मैं लिखाती हूँ जिसमें ना आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी थी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है जहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकालनी होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इस वर्कशीट में मिला नहीं, मुझे बाद में मिला था। बोट goes to a place at a distance of 8 kilometers, at a distance 8 kilometers, and returns to the starting point in 4 hours 16 minutes. Speed of stream is 1 kilometer per hour. Find the speed of boat in still water. मेरे पास मॉडर्न भी है, स्पेक्ट्रम भी है, दोनों भी, जिसमें भी गाना करना है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया था। उसके क्वेश्चंस कोई भी मिसिंग नहीं होंगे तुम्हारे, मतलब टाइम दिया मैं तुम्हें करवा दूंगी, वो कुछ भी मिसिंग नहीं रहेगा। ठीक है वही सब क्वेश्चन घूमते, वही सब 5 6 क्वेश्चन है। अच्छा क्या होता है, कोई एनटीएससी में आया होगा वो डाल देंगे साथ में। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल बढ़ाने के लिए, कुछ नहीं है, सब वही है। करी, ये मेरे पास भी पड़ी है। हाँ छोटी सी है मेरे पास, 9th की है, 10th की भी है, 10th की मैंने किससे मांगी थी, कहाँ पे, मुझे चाहिए यही तो। ठीक है, 9th की तो यहाँ पे पड़ी है फॉर श्योर, मैं फॉलो भी कर रही थी। 10th की भी मुझे मिली थी किसी से, ये 9th की है। 10th की उधर पड़ी होगी फिर, उस वाले दूसरे वाले रूम में होगी। कुछ नहीं है, बस इस पर ध्यान दो, आर एस अग्रवाल साथ साथ कर लो, क्वेश्चन वही रिपीटेशन में होंगे। आर एस अग्रवाल होगी, आर डी शर्मा होगी, बहुत पुरानी बुक्स है, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग है, तो उनके क्वेश्चंस ना बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, उनके पास सारा मतलब सारा मटीरियल है, आर डी शर्मा ने कुछ छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो हर साल अपडेट होता रहा है, तो उसे पता है कि 20 साल पहले क्या चलता था, 20 साल के बाद क्या है, उसने सारी चीजें देखी है। ठीक है, अब इसमें क्या लोगे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को हम ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ये लिया मैंने बोट की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड मुझे दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर।
अब मुझे बताओ अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? स्पीड अपस्ट्रीम is equal to x minus 1 kilometer per hour. Speed downstream x plus 1 kilometer per hour. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टाइम निकालो अपस्ट्रीम, यही चार चीजें हमारी होगी ना। देखो ये तो मैं हर बार क्वेश्चन में निकाल ही रही हूँ। अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा है? x माइनस 1 आवर्स। डाउनस्ट्रीम में कितना लगा है? 8 अपॉन x प्लस 1 आवर्स। क्लियर हो गया? अर्शमीत, गुरनूर, समझ में आ रहा है ना? अब बताओ आपको सिचुएशन में दिया क्या हुआ है। बोट 8 किलोमीटर जा रही है और वापस आ रही है 4 घंटे 16 मिनट में। दोनों जा रही है और वापस आ रही है, टोटल टाइम लग रहा है। तो किसको प्लस करेंगे? इस टाइम को। तो मेरे पास जो सिचुएशन होगी वो होगा 8 अपॉन एक्स माइनस 1। अब कुछ मैटर नहीं करता कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में, इज इक्वल टू 4 आवर 16 मिनट। तो 4 आवर 16 मिनट को क्या लिखेंगे? 4 and 16 by 60, 4 hours 16 minutes, क्योंकि ये टाइम हमने एक्सक्लूसिवली आवर्स में लिया है। तो एवरी टाइम टू बी कन्वर्टेड टू आवर्स, तो 4 hours 16 minutes विल बी 4 16 by 60। समझ में आ गया इतना सबको? ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होगी, इसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, कल एपी स्टार्ट हो जाएगा आपकी क्लास में। कल क्या है? 4th 5th को मैं क्लास ले लूंगी तुम्हारी संडे को। अगर नहीं हुआ तो 2 घंटे भी पढ़ा लूंगी। और बताओ, ठीक है? पढ़ने वाले बनाओ, एपी पूरा कवर हो जाएगा। काफी हद तक कवर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी आराम से। मैम का टाइम बता दो। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 12 o'clock ही बुलाऊंगी। 12 to 2 का टाइम होगा, फ्री हो जाओगे जल्दी। नहीं तो पहले ही लगती है मैम उससे।